हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं, आपकी क्लासेस चलती हैं और जो भी टिप्स रहती हैं सीटेट क्रैक करने की वो भी आपको दी जाती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी चल रही हैं, मैथ्स पेडागोजी भी चल रहा है, तो सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी अपडेट रहती हैं और जो क्विज वगैरह रहते हैं वो टेलीग्राम पर आपको करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर एक अपडेट जो है आपको मिलता रहे। और अगर आप फ्रेंड्स सीटेट का पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और अगर आप भी नेक्स्ट सीटेट देने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी नोट्स ले लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम होने तक एकदम बढ़िया हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। अब देखिए, बचना चाहिए मतलब है कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन की बात हो रही है। तो आप वैसे जानते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। ऐसे विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं नॉर्मल बच्चों से, ठीक है, और इनका आईक्यू लेवल जो होता है ना नॉर्मल बच्चों से हाई होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो किस चीज़ से बचना चाहिए? पहला है विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। ये तो सही है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको आप अलग अलग दृष्टिकोण को व्यक्त करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। जी हाँ, ये भी सही है, शिक्षा से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ आप उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। तो ये यहाँ पर है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसी चीज़ से बचना है। क्योंकि देखिए, हम क्या कहते हैं, बच्चों का अगर सफल समावेशन आप चाहते हैं तो जो आपका पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें लिखा है कि टीचर सेंटर्ड, यानी कि अध्यापक केंद्रित, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अध्यापक केंद्रित में बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि टीचर पर फोकस करके पढ़ाया जाता है। टीचर का जो मन होगा टीचर वो पढ़ाएंगे, जिस मेथड से उनका मन होगा उस मेथड से वो पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ सही नहीं मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ पर बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें बच्चों के अनुसार चलती हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है किस चीज़ से बचना चाहिए, तो इसी चीज़ से हमको बचना चाहिए। तो बस थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्रता परियोजनाएं करने देना। जी हाँ, यानी कि जो प्रोजेक्ट वर्क वो करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली उन बच्चों को करने देना। क्यों? क्योंकि वो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं नॉर्मल बच्चों से, तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो करेंगे ही, तो आप उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर के प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी है, जरा इसको देख लेते हैं। एक शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है जो उनकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी भी अपनी भागीदारी में सफल हों? बताइए। पहला है, उनकी सफलता के लिए उनके अंदर क्षमता के प्रति विश्वास की भावना को अभिव्यक्त करना। ये तो सही है। पढ़ाए गए विषयों में रुचि को विकसित करना, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। देखिए, तुलना करना मैंने हमेशा बोला नेगेटिव चीज़ होती है, ये सही नहीं होगा। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे अधिक उम्मीदें हैं। जी नहीं, ऐसे तो बच्चों के ऊपर क्या होता है ना, प्रेशर आ जाता है। अगर आप कह देंगे कि हमें बहुत उम्मीद है आपसे, तो बच्चा टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। लेकिन ये दोनों आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। पढ़ाए गए विषय में रुचि को विकसित करना, ये तो ठीक है, लेकिन ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि उस बच्चे की सफलता के लिए उसके अंदर क्षमता के प्रति आप क्या कर रहे हैं, विश्वास की भावना को अभिव्यक्त कर रहे हैं। जिससे कि क्या होगा, बच्चे के अंदर सेल्फ जो हम कह सकते हैं, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा, आत्मविश्वास उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है,
इसी से क्या होता है, सफल समावेशन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की फेवरेट हैं सीटेट के, ये मैंने आपको कई बार बोला है, तो इन दोनों टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। बताइए, जैविक परिवर्तनों की बात हुई है, बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे है ना, कि जीन पियाजे जो हैं हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, आनुवंशिकता को महत्व देते हैं, इसीलिए तो वो बच्चों की एज को भी महत्व देते हैं। उन्होंने एज में कैटेगराइज किया हुआ है कि इस एज में बच्चे के अंदर ये कैरेक्टर आएंगे, इस एज में ये आएंगे, ऐसे 4 इन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, है ना, जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी SPCF, ये आपको ध्यान ही होगा। ये जो विकास की 4 स्टेजेस इन्होंने बताई है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, क्योंकि ये ना हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, मैच्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये कहते हैं कि एज के साथ साथ बच्चा मैच्योर होगा, ये चीज़, क्योंकि जब हमने वो पढ़ा था ना जीन पियाजे की थ्योरी, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर इन्होंने जो 4 स्टेजेस ये बताई हैं, हर स्टेज में इन्होंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं बच्चे की, कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर ये कैरेक्टर आएंगे, दूसरी स्टेज में ये आएंगे, तो इन्होंने ऐसे कैरेक्टराइज किया हुआ है एज के बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? क्या ये संतुलन है, अनुकूलन है, परिपक्वता है, या सामाजिक प्रसारण है? तो देखिए, ये है आपका मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने में फलों और सब्जियों की कुछ तस्वीरों का उपयोग कर छात्रों के साथ एक चर्चा आयोजित करता है। ठीक है, पाठ पढ़ा रहे हैं और कुछ फल और सब्जियों की क्या कर रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। तो छात्र अपने पूर्व ज्ञान के साथ पोषण की नई अवधारणा को जोड़ने का प्रयास करते हैं। सही बात है। यह तरीका निम्न में से किस उपागम पर आधारित है? पहला है अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा है अधिगम का सक्रिय अनुबंधन, चौथा है ज्ञान का निर्माण। तो देखिए, ये है आपका ज्ञान का निर्माण, क्योंकि जब बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो है तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी प्रीवियस नॉलेज से जो है सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके बारे में उसे पहले से भी थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं, पूर्व ज्ञान है उसको, तो यहाँ से क्या होगा, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, नॉलेज ज्ञान का निर्माण करेगा, तो इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानकीकृत जांच परीक्षाओं के फायदेमंद होने पर तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि क्यों तर्क दिया जा सकता है? यह प्रतिभाशाली और उच्च बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को उनका स्थान दिलाने में सहायता करता है। मानकीकृत जांच परीक्षा और शैक्षिक प्रदर्शन के बीच श्रेष्ठ सहसंबंध होता है। वे भविष्य में पेशे में सफलता की भविष्यवाणी करते हैं, या फिर वे दाखिला अधिकारी के निर्णयों की अपेक्षा अधिक निष्पक्ष और यथार्थवादी होते हैं। बताइए क्या राइट होगा? तो इसका आंसर राइट ये होगा फ्रेंड्स। मानकीकृत जांच परीक्षाओं के फायदेमंद होने पर यही तर्क दिया जाता है कि वो दाखिला अधिकारी के जो भी अधिकारी हैं वहाँ पर, उनके निर्णयों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक निष्पक्ष होते हैं और यथार्थवादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए अध्ययन कर रहा है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? देखिए, एक तो होता है बच्चा इसलिए पढ़ता है कि उसको जो है क्लास में टॉप करना है। एक बच्चा ऐसा होता है कि उसको बस पास होने से मतलब है। एक बच्चा ऐसा होता है कि वो फेलियर से डरता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, इसलिए वो पढ़ाई करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कि परीक्षा में अंतिम स्थान पर आने से बचने के लिए, कहीं मैं लास्ट ना आ जाऊं, इसलिए वो पढ़ाई करता है। ठीक है, तो वो ये किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है, ये आपसे पूछा है। पहला है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। देखिए, महारत हासिल करना मतलब होता है मास्टरी हासिल करना, क्लास में टॉप करना, उस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आना, वो होता है महारत हासिल करना। लेकिन यहाँ पर बच्चा सिर्फ अंतिम स्थान आने से बचना चाहता है, तो परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य नहीं, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य नहीं, बल्कि ये क्या है, ये है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। वो बस ये प्रदर्शन करना चाहता है कि मैं क्लास में कहीं अंतिम ना आ जाऊं, लास्ट ना आ जाऊं, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। तो हम कहेंगे प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है,
फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और आप हमारे चैनल पर मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां कर रही हैं। ठीक है, यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। ये किस चीज़ की भूमिका दर्शा रही है बताइए? धार्मिक संस्थान की, परिवार की, मीडिया की, या फिर विद्यालय की? तो देखिए, यहाँ पर धार्मिक संस्थान, विद्यालय, परिवार जैसी बात ही नहीं हो रही है। ये भूमिका दर्शा रही है मीडिया की, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो। ठीक है, और यहाँ पर जो 8 वर्ष की सना है उसको जज बनाया हुआ है, और जज के तौर पर वो क्या कर रही है? उस शो के लिए टिप्पणी कर रही है। तो ये क्या है? ये एक मीडिया की भूमिका दर्शाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार ये करवाया भी है कि सहयोगात्मक लर्निंग यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग, इसकी बात किसने करी है? क्या वॉटसन ने करी है, स्किनर ने करी है, पावलव ने करी है? नहीं, इसकी बात करी है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सहयोगी अधिगम की ये बात करते हैं। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग की, इसी को कहते हैं सहयोगात्मक प्रक्रिया। ये क्या कहते हैं ना कि क्लासरूम में जैसे आप बच्चों के ग्रुप बना दीजिए, तो ग्रुप में वो बहुत अच्छे से सीखेंगे एक दूसरे की हेल्प करके। इसमें क्या होता है, जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा वो दूसरे बच्चे को पढ़ा देगा। जैसे सपोज करिए एक बच्चा है जिसका इंग्लिश अच्छा है, एक बच्चा ऐसा है जिसका मैथ्स अच्छा है, तो ये बच्चा इसको मैथ्स पढ़ाएगा, ये बच्चा इसको इंग्लिश पढ़ा सकता है। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके सहयोगात्मक अधिगम से बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है, ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, और संज्ञान जहाँ भी आपको दिख गया, संज्ञान का मतलब होता है ब्रेन, आपका दिमाग। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स में ना छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आती हैं। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान का अर्थ होता है आपका दिमाग, आपका ब्रेन। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड एक फेवरेट क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये किस किस चीज़ को महत्व देते हैं? ये 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। उसकी ट्रिक है आपके सामने, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ये इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये भी याद रखना है। और साथ में ये सहयोगात्मक अधिगम की भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पढ़ाई के बाद जो आपका स्पोर्ट्स वगैरह होता है, मतलब पढ़ाई से अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होता है, कंपटीशन वगैरह होते हैं, ये सब आपका क्या है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, क्यों करवाई जाती हैं ये एक्टिविटीज़? पहला है शिक्षार्थी को विद्यालय छोड़ने से बचाना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, या विद्यार्थी की अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, या फिर शिक्षार्थियों के विकास को संवर्धित करना। तो देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए करवाई जाती हैं ताकि बच्चे का, जो आप जानते हैं जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसके दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। इसी को हम कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, जिसके अंदर सभी प्रकार के आपके डेवलपमेंट आ जाते हैं। जैसे आपका संज्ञानात्मक तो है ही, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो है ही, साथ ही साथ आपका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, आपका बिहेवियरल डेवलपमेंट है, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, मोरल डेवलपमेंट है। बच्चे का सबसे अधिक होता है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, क्योंकि जब स्पोर्ट्स वगैरह होता है, बॉडी मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे के शरीर का विकास होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का हर क्षेत्र में विकास करना, यही एम होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का। इसीलिए आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हैं, वो करवाए जाते हैं। ठीक है, ताकि सिर्फ दिमागी तौर पर ही बच्चा जो है मैच्योर ना हो, बल्कि हर एक फील्ड में वो मैच्योर हो सके, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसके दिमाग का डेवलपमेंट हो सके, उसका भाषाई विकास हो सके, शरीर का डेवलपमेंट हो सके, उसकी जो मसल्स हैं वो डेवलप हो सके।
क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी जो बोन्स हैं वो डेवलप होती हैं, मसल्स डेवलप होती हैं। तो यही एम होता है स्कूल में भी एक्टिविटीज़ करवाने का, कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा मैंने आपको बहुत बार ये बताया भी है, मोटिवेशन से रिलेटेड। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिटेल में इसको समझेंगे। परीक्षण का परिणाम है अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक बात है। बालकों को नई बातें सीखने को उकसाता है, उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये उकसाता है, इसका आप नेगेटिव सेंस मत लीजिएगा, ये है पॉजिटिव सेंस में, कि बच्चों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, पुश करता है कि वो नई नई चीज़ें सीख सके। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है जैसे हम किसी से मोटिवेट होते हैं तब हम उस काम को करते हैं। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी से मोटिवेट हो, किसी से भी हो सकता है, आप किसी टीचर से मोटिवेट हो, या फिर आपका कोई आइडियल पर्सन हो, आप उससे मोटिवेटेड हो, इसीलिए आप उस काम को करते हो, आपको अच्छा लगता हो। तो मोटिवेट हम किसी से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमसे बड़े होंगे हम उन्हीं से मोटिवेट होंगे, हो सकता है जो हमसे छोटे हैं हम उनके काम से भी मोटिवेट हों। तो मोटिवेशन मतलब होता क्या है? मोटिवेशन होता है कि हमें नई चीज़ें सिखाने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, हमको एनकरेज करता है, पुश करता है कि हम उस काम को करें, क्योंकि वो काम हमको मोटिवेट कर रहा है, अभिप्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि ये बालकों को नई बातें सीखने के लिए क्या करता है, उकसाता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, ये पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमको कन्फ्यूज़न कि हमें लगता है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी अभिप्रेरणा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन क्या है, और एक आता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम को करने में हमारा मन होता है, हमें अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारा पैशन है उसको करने में, हमारे अंदर से आता है कि हमें ये काम करना चाहिए, तो वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और अगर हम किसी काम को इसलिए करते हैं ताकि हमको उससे कुछ मिल रहा हो, हमको रिवर्ट में कुछ दिया जा रहा हो, जैसे हमको प्राइज़ मिल रहा हो, या किसी भी चीज़ के लालच के लिए जो हम काम करते हैं ना, वो हम कहते हैं कि हम बाहरी रूप से अभिप्रेरित हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे ना ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है। जैसे एक बच्चा है, वो इसलिए पढ़ाई करता है क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला है अगर आप हाई स्कूल में 78% ले आएंगे तो हम आपको मोबाइल देंगे, तो बच्चा पढ़ाई में लग जाता है। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या बाहरी रूप से? तो आप कहेंगे वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित है। क्यों है? क्योंकि वो पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि जैसे ही उसकी 78% आए तो उसको मोबाइल मिल सके, तो मोबाइल के लालच में वो पढ़ रहा है। तो वो क्या है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किस चीज़ से मोटिवेटेड हूँ, आंतरिक या बाह्य? तो आप कहेंगे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक करा है मैं किसी और को भी उसको क्रैक करने में हेल्प कर पा रही हूँ, तो मुझे वो करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्या है, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, एंड आई होप अब आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? पहला है शिक्षक बीच बीच में शिक्षार्थियों का मनोरंजन भी करता रहे, शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए, शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार हो, और चौथा है धनी परिवार के शिक्षार्थियों हेतु अलग अलग कक्षा की व्यवस्था की जाए। सबसे नेगेटिव चीज़ है ये, परिवार चाहे धनी हो, मिडिल क्लास हो, कैसे भी हो, बिल्कुल भी भेदभाव स्कूल में नहीं करना है। हम यही तो पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में, कि बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना है। स्कूल से बाहर की दुनिया भले ही बच्चे की कैसी ही हो, कोई आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। स्कूल में बच्चा आ गया तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को एक समान रूप से ट्रीट करना और उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा ऐसे ही। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि बीच बीच में शिक्षार्थियों का मनोरंजन करना। जी नहीं, मनोरंजन करने से सफल आपका अधिगम नहीं होगा, बल्कि सफल अधिगम होगा जब जो अधिगम है वो बाल केंद्रित होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, जहाँ पर
बच्चे को उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। जैसे सेकंड क्लास का बच्चा है तो आप उसको सेकंड क्लास की ही चीज़ें पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है अभी सेकंड क्लास तक मैच्योर हुआ है। आप उसको फोर्थ क्लास की चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। और जैसे बच्चों की रुचि, अगर बच्चों का मन है आज प्लांट टॉपिक के बारे में पढ़ना और टीचर चाह रहे हैं कि आज मैं प्लांट टॉपिक ना पढ़ाऊँ, मैं कुछ और पढ़ाऊँ, तो उस दिन आपने क्या करना है, बच्चों की रुचि के अनुसार प्लांट टॉपिक ही पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों की रुचि है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सफल अधिगम होगा। आप जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में आएगा और उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो बस सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार हो। तो देखिए, पूरा नॉलेज तो होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है ही। जब आप टीचर बन रहे हैं तो आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे, है ना, तो अपने सब्जेक्ट में आपका अधिकार होना चाहिए। लेकिन उससे बेटर ये है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है, उनकी एज के अनुसार पढ़ाना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यदि किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां शिक्षार्थी आदिवासी हैं, ध्यान से सुनिएगा, आदिवासी हैं, ठीक है, तो आप इन शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे। पहला है, आप उन्हें खुली छूट देंगे कि विद्यालय में आएँ या ना आएँ। देखिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसे तो वो कभी आएंगे ही नहीं, महीने में 1-2 बार आ जाएंगे स्कूल, तो पूरी तरीके से छूट नहीं देनी है। नेक्स्ट है, आप उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर उनसे बहुत बचकर रहेंगे, या फिर आप उनकी पाठ्यचर्या को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड, देखिए कठोर दंड नहीं देना है। जहाँ भी कठोरता की बात आएगी तो वो ऑप्शन आपका राइट नहीं होता है। ठीक है, ये कह रहा है उनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बच करके रहेंगे। देखिए, डरना थोड़ी है कोई, आपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देनी है, उनको समझाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी पाठ्यचर्या को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि जिससे क्या हो, उनकी जो नीड हैं वो पूरी हो जाएं, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इससे क्या होगा, वो जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं ना, वो वाली चीज़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी, वो स्वतः जो है अनुशासन में आने लगेंगे। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है। तो बताइए, ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा गया है रिपीटेडली, और मैंने आपको समझाया भी है। देखिए, लेखन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। वाचन वैकल्य होता है जब बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है। दृश्य बाधिता मतलब होता है जब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है। और ये जो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चा एक जगह पर ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता, और यही इसका राइट आंसर है। देखिए, क्लास में वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, आसानी से इधर उधर आकर्षित हो जा रहा है, नियुक्त स्थान पर वो बैठ नहीं पाता है, बेचैन रहता है हर टाइम, क्योंकि अगर आप उसको एक जगह बिठा देंगे उसका मन ही नहीं लगेगा वहाँ पर। जैसे आज आपने टारगेट बनाया कि मुझे 3 आवर तक पढ़ाई करनी है और उसके बीच में उठना नहीं है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आपका जो ध्यान है वो इधर उधर आकर्षित होने लग गया, आपका मन पढ़ाई में नहीं है। कहीं आपको प्यास लग रही है, कहीं भूख लग गई है, कहीं कुछ खाना है, कहीं आपको वॉशरूम जाना है, कहीं घर से कॉल आ गया, आप कॉल पे लग गए। तो ये चीज़ें जहाँ पर बच्चा ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ पाता है, उसे हम कहते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं ADHD। फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, यही होता है आपका एक लर्निंग डिसऑर्डर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को, देखिए श्रवण बाधिता मतलब होता है कि बच्चे को क्या है, सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाएँ। सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं बल्कि इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो आप सांकेतिक जो साइन लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करके पढ़ाएंगे। लेकिन ये कह रहा है हतोत्साहित करना चाहिए, उससे नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये बाहर हो जाएगा। सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, बचना नहीं है बल्कि तकनीकों का यूज़ करना है,
क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन एक्टिविटीज़ देख करके तो सीख सकता है ना। जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि उस वक्त आपको बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी आपका चेहरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक तो वो सुनते कम हैं, श्रवण बाधित हैं, है ना, सुन नहीं पा रहे हैं। और अगर आप उस वक्त बोलेंगे जब वो आपको देख ही नहीं रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है। और जब जो विद्यार्थी हैं आपको देख रहे हैं, आपका मुंह तो चलेगा, है ना, भले ही वो सुन नहीं पाएंगे, आप साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको पढ़ा सकते हैं, जो जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल अपनी सीटेट की नेक्स्ट क्लास के साथ, और सभी क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी वहाँ से हो जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।